अस्सलामुअलैकुम। देखो भाई, इन क्लासेस को आप सीरियस लो। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। आज की वीडियो में हमने करना है अपना चैप्टर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया था, जो कि सबसे हार्ड चैप्टर था इस बुक का न्यूमेरिकल के लिहाज से। बहुत आसान चैप्टर है ये, जस्ट थोड़ी थोड़ी बातें आपने समझनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, ठीक है? आपको कम ही न्यूमेरिकल कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा। चलो, आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अनीस हुसैन, एमी इंग्लिश सेंटर, प्रैक्टिकल सेंटर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 1, जो कि अनीस हुसैन से है। अनीस हुसैन में ना उन्होंने सिर्फ नंबरिंग करी हुई है, तो न्यूमेरिकल लिख के नहीं दिया हुआ, तो इसलिए लिख के नहीं दिया हुआ तो फिर जो है हमें बुक को ही फॉलो करना होगा। बुक से नंबरिंग करके दी हुई उन्होंने। तो अनीस हुसैन, ठीक है, और गिवन डेटा कि डेटा क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। मैं डायग्राम बना के अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा बात। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। समझो यार, देखो आपके पास ये एक वाटर का ड्रॉप था, ठीक है। अब ये वाटर का ड्रॉप जमीन पर आ रहा है, ये आपकी आ गई अर्थ की सरफेस। ये क्या आ गई? आपकी अर्थ की सरफेस। कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि पेपर में आ जाए ना, आपको पता हो हाँ सर ने ये बात बोली थी। अब जब ये ज़मीन पर आएगा ना, तो इसके ऊपर लगेगी ड्रैग फोर्स, और ये इस शेप में आ जाएगा। ड्रैग फोर्स लगने की वजह से ये इस शेप में आ जाएगा। देखो, वेट क्या करेगा? इसका नीचे लाने की कोशिश करेगा। ड्रैग फोर्स इसकी ऊपर की तरफ लगेगी, जो कि आपके पास इस तरह से एफ कह लो, ठीक है, एफ कह रहा हूं मैं, डी। तो जब ये नीचे आ रहा है, वाटर का एक ड्रॉप था, ठीक है, वाटर ड्रॉप, वो नीचे आना शुरू हुआ। जब वो नीचे आना शुरू हुआ तो उसके ऊपर एयर की रेजिस्टेंस लगेगी। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी? उसे ऊपर रखने की कोशिश करेगी, ऊपर की तरफ लगेगी एयर रेजिस्टेंस, जिसे हम ड्रैग फोर्स बोलेंगे, सही है। और वेट उसका नीचे लाने की कोशिश करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी वेट के, तो लेकिन फिर भी आपका वाटर ड्रॉप, ये जो वाटर का ड्रॉप है, ये रुकेगा नहीं, नीचे आता रहेगा। नीचे आएगा, वो कौन सी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा? उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया माशाल्लाह से। अब इसको जरा न्यूमेरिकल भी कर लो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी वीटी लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ऑफ रेन ड्रॉप। वाटर ड्रॉप कह दिया मैंने, आप रेन ड्रॉप कह लो, यानी बारिश का कतरा, बारिश के पानी का कतरा। अच्छा, इसका रेडियस भी है, ठीक है, इसका रेडियस है। तो रेडियस इसका कितना है? रेडियस आपको पता है ना, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो वो आपको दिया हुआ है आर, जो कि आपको दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो इन्होंने आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। हम इसे सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे 100 से डिवाइड कराकर। तो ये आ जाएगा कितना? 2 × 10⁻³ मीटर, सही है। ऑब्वियस है, देखो ऐसे आएगा 0.002। तो पॉइंट को शिफ्ट कराओ 1 2 3, तो 10⁻³ सही है। अच्छा, उसके बाद आपको मज़ीद फर्दर चीज़ें भी दी हुई हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी दी हुई है, जिसको आप लिखोगे रॉ से, ठीक है, इस तरह सिंबल बनता रॉ का, जो कि आपको दी हुई है 1000 kg/m³। अच्छा, एंड उसके बाद आपको एयर की डेंसिटी दी हुई है, जिसे आप लिखोगे सिग्मा से, जो कि है 1 kg/m³। अच्छा, अब फॉर्मूला लिखोगे आप। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकल कर आया? वी टी, क्योंकि देखो डेरिवेशन नहीं करा रहा तो जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, वी टी 2g आर का स्क्वायर अपॉन जी ईटा, सॉरी, ठीक है, और रॉ माइनस सिग्मा, ठीक है। चलो, अब देखो ये तो ग्रेविटी है, ये रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है हमें, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको ये दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻³ कांस्टेंट लिया जा रहा है बेसिकली यहाँ पर, सही। तो वी टी इज इक्वल टू, तो ये 2 आ गया, 9.8 आ गया, 2 × 10⁻³ आ गया, स्क्वायर आ गया। देखो 1000 - 1, चाहो तो डायरेक्ट लिख लो या चाहे तो 99 लिख लो। अच्छा, डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि ये 9 है,
और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अच्छा, अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर दो तो वी टी इज इक्वल टू, वी टी आपके पास आ रहा है 8.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट भी करके देख लो अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आई होप आसान सा न्यूमेरिकल था। बस जस्ट ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें एज सच नहीं है। होती तो मैं खुद कह देता बच्चों ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। मुश्किल चीज़ें मैं कराता भी नहीं हूँ, और होती भी है मुश्किल चीज़ें तो आसान बना लेते हैं समझ कर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर। सही है, चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल है वो एमी इंग्लिश सेंटर से है, और अनीस हुसैन और एमी इंग्लिश सेंटर में ऑलमोस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल सेम है। तो एमी इंग्लिश सेंटर कर लोगे, अनीस हुसैन भी आपका हो जाएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है एमी इंग्लिश सेंटर से, जो कि गेस्ट पेपर में भी गिवन है, और यहाँ भी मैं करा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को गेस्ट पेपर में उसके आंसर नहीं मिल रहे हैं उनको यहाँ पर उसके आंसर जो है वो मिल जाए। अच्छा, एक मिनट में ज़रा निकाल लेता हूँ। व्हाट एरिया मस्ट, अच्छा एक मिनट में ज़रा न्यूमेरिकल निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे जो नोट्स हैं उसमें भी न्यूमेरिकल्स गिवन है, तो इसके आंसर आप वहाँ से भी देख सकते हो, और समझने के लिए इधर से समझ लो। हाँ, अच्छा अब अगला है व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक। देखो, आपके घर में डक नहीं लगा होता, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, हीरो किसी एक चीज़ से ऊपर से निकल कर आ जाता है एकदम से, वो डक होता है। वो डक किस लिए बनाते हैं? वो एसी के लिए बनाते हैं, और जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है तो वहाँ हीटिंग के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो ये आपका घर है, ये आपका कमरा है, ठीक है, इस तरह समझो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असल मकसद मेरा है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ये आपका कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे में बाहर के मुल्कों में ऐसा करा जाता है, एसी नहीं लगाया जाता, एक डक बना दिया जाता है, एक इस तरह से डक लगा दिया जाता है जिससे एसी वाली हवा कमरे में आती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमानेंटली इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी को कहते हैं हम डक, जो कि कमरे में या ऊपर लगा हुआ होता है, और फिर इसे फोर्थ सीलिंग से इसे ढक दिया जाता है, तो ये खूबसूरती को ख़राब नहीं करता। तो डक की बात हो रही है। हैव इट एयर मूविंग, इसमें से एयर मूव कर रही है। देखो, डक बनाया इसलिए जाता है ताकि इसमें से एयर मूव कर सके। इस तरह का होता है ये डक, इस तरह का, इसमें से एयर मूव करती है, ठंडी या गर्म जैसी आपको चाहिए, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हवा। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास आ गई डेल वी, ठीक है, तो 3.0 मीटर पर सेकेंड आ गई। अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश का मतलब चेंज करना, हवा को चेंज किया गया है, ठीक है। तो 15 मिनट बाद, अच्छा टाइम यहाँ पर आ गया आपके पास 15 मिनट्स। अब आपको पता है हम कैलकुलेशन मिनट में रख के नहीं करते हैं, तो मल्टीप्लाई करा दो इसको 60 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 900 मिनट्स, 900 सेकेंड इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, रूम में लगा हुआ है ये डक, रूम का वॉल्यूम कितना है? वी, कैपिटल वी, 300 मीटर क्यूब। अज्यूम एयर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये अज्यूम करो कि एयर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, पता क्या करना था हमें पता करना था रेट। व्हाट एरिया मस्ट बी हीटेड डक, हमें रेट पता करना था। देखो मैं बता देता हूँ रेट क्या होता है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला है रेट का, सही, ये रेट का फॉर्मूला है। हमें, सॉरी रेट नहीं पता करना, गलती हो गई, हमें पता करना है एरिया। उस पर लिखा हुआ है व्हाट एरिया, मैं रेट लिखा दिया गलती से। तो व्हाट एरिया, कितना जो है वो एरिया आपको चाहिए डक का, कि आप जो कमरा है उसको ठंडा या गर्म जो करना चाह रहे हो कर लो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना व्हाट एरिया मस्ट हीटिंग डक हैव, कितना एरिया होना चाहिए हीटिंग डक का। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मैंने जो रेट का जिक्र किया ना वो इसके फॉर्मूले में आता है, मगर वो इस तरह से आता है V अपॉन टी, डेल V अपॉन डेल टी, या चेंज दिए मैं बेसिकली आपको AV। ये है रेट, ये वॉल्यूम है, फॉर्मूले में ये चीज़ वॉल्यूम है, और ये चीज़ जो है वो टाइम है, कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में पास हो रहा है। किस चीज़ का? एयर का। एयर का कितना वॉल्यूम कितने टाइम में पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा एक वॉल्यूम है, मैं टाइम में अगर पास हो रहा हूँ तो वो रेट कहलाएगा ना, ये बेसिकली रेट है। अच्छा, तो देखो डेल वी आपको गिवन किया गया था बेसिकली ना, ये आपका डेल वी है।
ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, मर्च नहीं कर देना आपस में। 900 डिवाइडेड बाय, सॉरी 900 नहीं 300, 300 डिवाइडेड बाय 900, और ये a आ गया, और ये वेलोसिटी आपको दी हुई थी 3, तो इसलिए 3 आ गई। तो एरिया आपका कितना आ जाएगा, नीचे ला के डिवाइड करा दो, सॉल्व कर दो, तो एक ही साथ कर लो, आसानी से हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर इज 0.11 मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर क्यों? क्योंकि सब ऐसा ही में रखा था, इसलिए मीटर का स्क्वायर। आई होप अच्छी तरह से ये डाउट क्लियर हुआ होगा। सही है, बस शुरू में मैं गलती से ना एरिया को रेट बोल गया, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ना कन्फ्यूजन हो गई थी उस वक्त देखने में, बाकी तो सही है। अच्छा, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, तो दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपके सामने चल रहा होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम। अब ये वो वाला है जो मैं बोल रहा था ना पहले, इससे पहले, व्हाट इज द वॉल्यूम रेट। देखो वॉल्यूम के रेट की बात कर दी है, कोई मुश्किल नहीं है समझना। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, यानी वॉल्यूम किस टाइम के रिस्पेक्ट से देखा जाएगा वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट से कितना जो है वो फ्लो कर रहा है, कितना वॉल्यूम जो है वो जा रहा है किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल एयर अगर किसी कमरे में आ रही है तो वो वॉल्यूम आ रहा है ना एयर का, तो इसलिए वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। अब वाटर है तो वाटर का वॉल्यूम है, एयर है तो एयर का वॉल्यूम है। अच्छा, आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, फॉसेट। देखो ये नलके की बात हो रही है, नलका होता है ना आपके पास, उसको कहते हैं FAUCET, फॉसेट, ठीक है। तो नलका, नलका बना दूं क्या इधर, इस तरह से नलका होगा ना आपके घर में, पुराने ज़माने में तो इसी तरह के होते थे, अब तो वो मॉडर्न वाले आ गए। इस चीज़ की बात हो रही है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, तो आपने क्या बताना है, रेट बताना है आपको, किस रेट से फ्लो कर रहा है। सही, चलो आओ करते हैं। डायमीटर दिया हुआ है आपको नलके में, तो 1.85। अब देखो हम सेंटीमीटर में तो रख के कैलकुलेशन करते नहीं है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.0185 मीटर। अच्छा, हाइट दी हुई है आपको, हाइट इस, ये हाइट है बेसिकली 12 मीटर। सही है, यानी 12 मीटर ऊपर लगा हुआ है कहीं पर। रेट पता करना है, ये आ जाओ फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले dV/dt इक्वल टू AV। अच्छा, अब मसले की बात यह है कि V भी नहीं पता, A भी नहीं पता, पता है तो हमें क्या, डायमीटर। अब हमें ये बात तो पता है यार, डायमीटर और एरिया का तो रिलेशन है πr², ठीक है, और r का डायमीटर के साथ रिलेशन है, तो एरिया तो निकल जाएगा। V के लिए मैं फॉर्मूला बता दूंगा, वो भी निकल आएगा। पहले एरिया निकालते हैं, फॉर ए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब एरिया और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, ये देखो, ये डायमीटर है और ये एरिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस जो, सॉरी ये रेडियस है, रेडियस जो है वो हाफ होता है डायमीटर का, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, d का स्क्वायर, मतलब और अपॉन में 2, तो पाई d/2 का स्क्वायर। सही, तो एरिया निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू तो फिक्स है, कैलकुलेटर में डाल लेना पाई। डायमीटर है 0.018 और 2, इसका स्क्वायर ले लो। अगर 2 का स्क्वायर ले लोगे तो 4 हो जाएगा। आ जाओ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई मल्टीप्लाई 0.018 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, एक मिनट साइंटिफिक नोटेशन कर लेते हैं, 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर का स्क्वायर। ये तो हमारा ए आ गया। अब v निकालते हैं, v भी चाहिए, फॉर v, तो v के लिए फॉर्मूला है GH, 2GH। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा हमने इसे डिस्कस किया था जब इसके लेक्चर हुए थे।
2 आ गया, जी तो 9.8 है और हाइट आपकी आ गई 12, तो वी आपका अब जो डायरेक्ट लिख दो, कैलकुलेटर में डालो, डायरेक्ट लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 12, तो ऑलमोस्ट 11 आ रहा है, 11 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी थी। एक मिनट, एक गलती हो गई है, 11 नहीं आ रहा है, ये मैंने प्लस लगा दिया। ये 15 आ रहा है, 15.33, वो गलती से ना मैंने यहाँ प्लस लगा दिया जल्दी जल्दी में। अच्छा अब देखो v भी आ गया, a भी आ गया, दिस इज अवर a, दिस इज अवर v, तो रेट क्या निकला, डी वी अपॉन डेल टी, तो a क्या है, ये a है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 15.33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, कर लो बच्चों कैलकुलेट। 0.0038 रेट है, वॉल्यूम मीटर पर सेकेंड, अच्छा मीटर पर क्यूब आएगा। दिस इज आवर आंसर। और ये आया है गलत। अब गलत क्यों आया ये देख लेते हैं। आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 7। यार अगर इसे ना राउंड ऑफ करते ना, इसको राउंड ऑफ करते तो यार ये 7 बन जाता। अगर हम यहाँ 7 रख के कैलकुलेट करते ना, वैसे तो ये भी ठीक है, इसका भी कोई गलत नहीं है, ये भी अगर पेपर में लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी बुक जैसा बनाने के लिए कि अगर इसे 7 कर दोगे ना, 7, तो आपका आंसर ही जाएगा 41। लेकिन जो मेरा आया वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा, वो भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और फिर इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहोगे तो 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ वही, वो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप लोगों को ये बातें आप समझ आ चुकी हैं, ये बातों के साथ आप यूज टू हो चुके हो, आपको पता है कि ये बातें आपको पता है। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर कहीं खुदा ना खास्ता आप न्यूमेरिकल में फंस रहे हो तो वो वहाँ फंसना छोड़ दो, परेशान ना हो। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि आखिरी है, न्यूमेरिकल नंबर 4 आप करोगे, ठीक है। ये अब मैंने होमवर्क देना शुरू कर दिया आप लोगों को, वो इसलिए ताकि आप लोगों की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। वाटर लीव द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल। देखो इस तरह की पाइप देखे आपने मार्केट में आजकल, इस तरह के पाइप आ रहे हैं और उसके आगे फिर एक वो लगा हुआ होता है गन, जिससे आप फायर कर रहे हो तो पानी को, उसको ही बोलते हैं हमारे पास जेट ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉस, यानी हॉस पाइप कह रहे होते हैं हम दूसरे कि जिससे हम यूँ पानी गाड़ियाँ धो रहे होते हैं ना, गाड़ी की सर्विस वगैरह कर रहे होते हैं, ये वही होते हैं हॉस। ठीक है बच्चों, पाइप इसी तरह से लिपटा हुआ होता है, आपने देखा हुआ है होप, तो उसी के ऊपर हम लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन। चलो मैं कराता हूँ आपको। अच्छा सबसे पहले हम ज़रा न्यूमेरिकल को निकाल लेते हैं। अच्छा, वाटर लीव द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल हॉस, पानी निकल रहा है यहाँ से, यहीं से निकलेगा, यहीं से तो निकलना है इसे। अच्छा तो किस स्पीड से निकल रहा है, वो है हमारे पास v2। वैसे तो v2 होनी चाहिए क्योंकि v1 अभी मैं बताता हूँ कहीं और से आएगी आपके पास, इसको लिख लो, मैं v1 का कॉन्सेप्ट और v2 का कॉन्सेप्ट देता हूँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद इन द हॉस, हॉस के अंदर कितनी है, वो v1 है, और हॉस के बाहर जो आ रही है वो v2 है, इसीलिए v1 और v2 करा है। अब देखो उसके बाहर तो पानी की स्पीड, अब ये फ़र्क क्यों आ रहा है स्पीड में, उसकी वजह ये है कि यार देखो हॉस का जो मुंह होता है ना वो बहुत पतला होता है, पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा होता है, तो पतले मुंह से जब पानी को गुजारते हो, फॉर एग्जांपल वो देखा होगा ना, यूँ पानी हल्का आ रहा होता है लेकिन यूँ उंगली रख दो तो पानी तेज़ हो जाता है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आपने खुद भी किए होंगे, तो वो इसी वजह से हो रहा होता है कि यहाँ पानी आ रहा होता है, आप जब उंगली रखते हो या कोई चीज़ लगाते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी की। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द हॉस, इधर प्रेशर क्या है ये बताना है, P बताना है, हॉस के अंदर प्रेशर बताना है, ठीक है, जिसे हम P1 कहेंगे, जैसे वेलोसिटी v1 कही ना, प्रेशर P1 कहेंगे। विद इन द हॉस डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी पीछे भी लिखी हुई थी, रॉ से लिखते हैं 1000 मीटर क्यूब पर, सॉरी kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब।
एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी जो इन्वायरमेंट में प्रेशर मौजूद है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है पी, ये P1 है, सॉरी ये P2 है क्योंकि P1 हो चुका है ना। तो ये आ रहा है आपका 10,000, 1 मिनट, 1 10 100 1000 लाख आ रहा है, बल्कि 1 लाख आ रहा है, एक 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 पास्कल, 1 2 3 4 5 5 आ रहे ना, 6 1 1 है, ठीक है सही है। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अच्छा ये याद रखना हॉरिजॉन्टल कहा है ना, इसका मतलब है कि H1 यहाँ पर और H2 इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो H1 H2 इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल है ना, सरफेस पे रखा हुआ कोई चीज़ सरफेस पे रखी हुई तो वो कितनी हाइट पर है, 0 हाइट पर है। फॉर एग्जाम्पल ये बोट मार्कर बोट पे रखा हुआ है, तो बोट से बोट मार्कर का डिस्टेंस कितना हुआ, 0, सिंपल। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कैसा है, P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर रॉ GH, ये रॉ है और ये P है और ये H है, मैं G बोल दिया उसको, ये P है। अच्छा P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2। देखो ये H1 और H2 ये तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब 0.5 मीन, सॉरी 1/2 मीन 0.5, और रॉ कितना है, रॉ मतलब वाटर की डेंसिटी वो तो यहाँ भी सेम रहेगी और यहाँ भी, क्योंकि पानी ही आ रहा है पाइप में और पाइप से पानी ही निकल रहा है, तो दोनों तरफ पानी है ना, तो डेंसिटी तो सेम रहनी है। अच्छा वेलोसिटी जो कि V1 है 0.4, देखो मैंने यहाँ लिखी भी है, स्क्वायर है। अच्छा P2 आपको गिवन था जो कि था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा प्लस 0.5, डिवाइड में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, और 1000, और जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी। अच्छा अब P1, इस फैक्टर को सॉल्व करो, इस फैक्टर को सॉल्व करो और डिवाइड करा दो, सही है। डिवाइड करा दो से मुराद मेरा मतलब है कि डिवाइड नहीं कराना, माइनस कराना है, क्योंकि ये यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ के मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं होगा। आज बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज निकल रहे हैं मेरे मुंह से, कह कुछ रहा हूँ हो कुछ रहा है। 1 मिनट यार ज़रा कैलकुलेटर खोल लूँ। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से करना वरना गलतियाँ बहुत आ जाती हैं। तो प्लस लगा दो, 0.5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.4 का स्क्वायर, तो ये तो 80 आ रहा है, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारा, प्लस करा देते हैं इस फैक्टर से, 0.5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपके पास ठीक है, ये अब प्रेशर निकालते हैं। यार एक बात समझाओ मुझे ज़रा, एक बात आपको खुद भी नज़र आ रही होगी, 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा, हाँ यार अगर मैं इसमें से 80 को माइनस कर दूं, ये वाला फैक्टर बहुत छोटा आया है। अगर मेरे पास 15 लाख रुपए हैं और मुझसे कोई 80 रुपये मांग ले, तो क्या मेरे को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा? मतलब मेरा ऐसा चेहरा ऐसा खुश था, मैं बहुत खुश था, क्या 15 लाख रुपए देने के बाद मैं ऐसा हो जाऊँगा, सॉरी 80 रुपये देने के बाद मैं ऐसा हो जाऊँगा? नहीं, 15 लाख रुपए में से 80 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है, समझाने के लिए 15 लाख कह रहा था। लेकिन ये रकम भी तो बहुत बड़ी है ना, 150000, तो उसमें से 80 रुपये कट भी जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो जस्ट यही आपका आंसर है, सही है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। अब कैसे, 1 2 3 4 5, समझ गए? अच्छा आज की वीडियो में ना एक थोड़ा सा मसला ये आया कि मैं ना 2-3 कुछ जगहों पर बोलना कुछ चाह रहा था, बोल कुछ गया,
अब उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा सा ना थका हुआ हूँ, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, मेहनत तो करनी है, ठीक है। थके हुए हो तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को पढ़ाते तो एनर्जी आ जाती है। ज़्यादा नहीं हुआ, एक दो जगह पर हुआ है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आंसर सबके सही हैं, आंसर मैंने गलत नहीं निकाले, क्योंकि वो तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना, इसलिए। तो आई होप मेरी बात अच्छी तरह समझ में आई हो, मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं और आंसर भी बताया है। तो अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछना, इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और अपने फैज़ भाई के लिए दुआ ज़रूर करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।